हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद मनोज शर्मा में। फ्रेंड्स, I'm मनोज शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर। तो देखिए फ्रेंड्स, आईपीसी चल रही है आपकी या दौड़ रही है या फिर छोड़ दी। देखिए, आईपीसी को छोड़ना नहीं है। लीगल एग्जाम्स में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक्ट है वो आईपीसी एक्ट ही है। यानी जितने क्वेश्चन आपसे लीगल एग्जाम्स में पूछे जाएंगे उनमें से आईपीसी जो एक्ट है उसका बहुत मेन रोल रहता है। आईपीसी आपको स्टार्ट रखनी है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए, अब जो है आईपीसी क्लास हमारी जो है चलती रहेगी कंटिन्यू। लेकिन आज से जो है हम आपको पता है, आपको याद दिला दें कि भाई एलएलबी फाइनल ईयर जो है उसका टाइम टेबल आ चुका है। यानी टाइम टेबल आ चुका है तो अब एग्जाम्स भी होंगे। तो देखिए, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है आज से क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। देखिए, इस क्रैश कोर्स का जो मेन पर्पस है ये है कि भाई हमारे पास बहुत कम समय है और टाइम टेबल आ चुका है एग्जाम्स का। यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि भाई बहुत कम समय में जो है पूरा रिवाइज करना जरूरी है हमें। यानी इसी रिवाइजन के लिए जो है ये क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी फ्रेंड्स, ये देखिए कि भाई जो सीआरपीसी सब्जेक्ट है आपका ये एग्जाम्स होगा इसका, तो इसके क्रैश कोर्स से आज हम स्टार्ट करते हैं। यानी देखिए, जैसे आईपीसी जो है वो हम पढ़ रहे हैं तो उसमें ज़्यादा डीपली चल रहा है क्योंकि वो एक अलग प्रकार से कोर्स कराया जा रहा है। लेकिन क्रैश कोर्स का मतलब जो है आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे और उन क्वेश्चंस को जो है ऊपरा ऊपरी रूप से यानी एग्जाम्स में किस तरह से आपको लिखना है उन सब के बारे में बताया जाएगा क्रैश कोर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम जो है वो लेते हैं कि भाई संज्ञेय अपराध क्या होता है। यानी सीआरपीसी जो है दंड प्रक्रिया संहिता, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि भाई संज्ञेय अपराध क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे संज्ञेय अपराध जो है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए, संज्ञेय अपराध क्या होता है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। यानी इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे लिखना है, सबसे पहले आप ये बताएंगे भाई दंड प्रक्रिया संहिता जो है सीआरपीसी जो है उसमें ये संज्ञेय अपराध की परिभाषा जो है वो कौन सी धारा में बताया गया है। यानी सबसे पहले आपको लिखना है कि भाई संज्ञेय अपराध जो है वो सीआरपीसी की धारा 2C में बताया गया है। पहली लाइन आपको यही लिखनी है कि भाई दंड प्रक्रिया संहिता में संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस को धारा 2C सेक्शन 2C में डिफाइन किया गया है। उसके बाद जो है इसकी परिभाषा यहाँ पे देखेंगे। देखिए, परिभाषा एक बार बैरेक्ट में देख लीजिए। बैरेक्ट में जो है 2C ओपन कीजिए। बैरेक्ट में क्या दिया गया है कि भाई संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है या संज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। यानी इन मामलों में संज्ञेय अपराध में जो है पुलिस अधिकारी जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। यह आपको डेफिनेशन में लिखना है। यानी कहा जा सकता है कि भाई अगर कोई पुलिस अधिकारी जो है वो बिना वारंट के किसी मामले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो वो संज्ञेय अपराध यहाँ पे माना जाएगा। यहाँ पे आपको इतना लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो इतना काफी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। चलिए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो क्या बोलता है। देखिए, असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता। यानी ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है, असंज्ञेय अपराध जो है वो सीआरपीसी की धारा 2I में डिफाइन किया गया है। यानी धारा 2I जो है दंड प्रक्रिया संहिता की, यहाँ पे आपको असंज्ञेय अपराध देखने को मिलेगा। असंज्ञेय अपराध की परिभाषा जो है वो देखने को मिलेगी।
यानी असंज्ञेय अपराध से हम क्या समझते हैं भाई, ऐसे अपराध जिनमें जो है पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता। यानी पुलिस अधिकारी जो है वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसको वारंट देना जरूरी है। अगर बिना वारंट के गिरफ्तार करता है तो वो संज्ञेय अपराध होता है। लेकिन यहाँ पे असंज्ञेय अपराध बताया गया है, यानी पुलिस अधिकारी जो है बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। और ये जो है 2I में असंज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, समन मामला। समन मामला, देखिए समन मामला क्या होता है। धारा 2W समन मामला बताती है। देखिए यहाँ पे आपको एक विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई समन जो है वो अलग होता है, वारंट अलग होता है। समन केस अलग होता है और वारंट केस जो है वो अलग होता है। इन दोनों को जो है कभी भी एक नहीं मानना है, ये आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए वारंट समन मामला क्या होता है ये देख लेते हैं। बैरेक्ट में लैंग्वेज देखिए, सेक्शन 2W जो है वो देखिए एक बार। देखिए समन मामला, वारंट मामलों को छोड़कर जो मामले हैं वो समन मामले होते हैं। यानी ये तो नॉर्मली सी बात है, सबको पता है कि भाई जो वारंट मामले होते हैं वो समन नहीं होते और जो समन मामले होते हैं वो वारंट मामले नहीं होते। यानी ऐसा अपराध जो 2 वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास से दंडनीय है। यानी कोई व्यक्ति है और उसने अपराध किया है और उस अपराध के लिए पनिशमेंट जो है वो 2 वर्ष या फिर 2 वर्ष से कम। यानी किसी अपराध के लिए 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम का जो पनिशमेंट मिलता है वो समन मामला होता है। समन मामलों में जो है 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम का पनिशमेंट यहाँ पे मिलता है। ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2W CRPC दंड प्रक्रिया संहिता में। चलिए अब बात आती है समन मामला के बाद वारंट मामला। वारंट केस क्या होता है? तो देखिए वारंट केस जो है आपको बताता है, डेफिनेशन इसकी एक बार बैरेक्ट में देख लीजिए। वारंट मामला यानी समन मामला में आपने देखा है कि भाई जो 2 साल या फिर 2 साल से कम का पनिशमेंट जो है वो समन मामले में दिया जाता है। तो इसी के विपरीत जो हम बात करें वारंट मामले में 2 वर्ष से अधिक का कारावास हो या फिर आजीवन कारावास हो या फिर मृत्युदंड जो है वारंट मामले में दिया जा सकता है। और ये वारंट मामला जो है वो CRPC की धारा 2X में दिया गया है। यानी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलता है वारंट मामला क्या होता है, इसे समझाइए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि भाई दंड प्रक्रिया संहिता CRPC में धारा 2X जो है वो वारंट मामले के बारे में बताती है। और वारंट मामले से हम समझ सकते हैं कि ऐसा मामला जिसमें पनिशमेंट जो है वो 2 वर्ष से अधिक का या आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड का दिया जाता है वो वारंट मामला होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, जमानती अपराध क्या होता है। 4th क्वेश्चन यहां पे देखिए, जमानती अपराध क्या होता है। बेलेबल ऑफेंस, देखिए CRPC में जमानती अपराध जो है वो अपराध जिनमें अभियुक्त को जमानत का अधिकार प्राप्त होता है जमानती अपराध हैं। यानी जब आप CRPC खोलेंगे और उसमें धारा 2 से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में जो 2A है वो जमानती अपराध के बारे में बोलती है। यानी धारा 2A जो है वो जमानती अपराध के बारे में बोलती है। यानी जमानती अपराध से हम कह सकते हैं कि भाई कोई अभियुक्त जो है वो जमानत का अधिकार प्राप्त हो, किसी अभियुक्त को जो है जमानत का अधिकार प्राप्त हो, जमानत का राइट प्राप्त हो, तो वो जो है जमानती अपराध होते हैं। यानी जमानती अपराध में अभियुक्त को जमानत का अधिकार प्राप्त होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6, जमानती अपराध पढ़ लिया है, बेलेबल ऑफेंस पढ़ लिया है। अब बात करते हैं अजमानतीय अपराध, नॉन बेलेबल ऑफेंस।
नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी डेफिनेशन पढ़िए एक बार कि जो अपराध जमानतीय नहीं होते वो अजमानतीय अपराध है। देखिए ये तो सिंपल सी बात है कि भाई जो अपराध जमानतीय नहीं होते वो अजमानतीय ही होंगे, नॉन बेलेबल ही होंगे, यानी गंभीर प्रकृति के अपराध अजमानतीय अपराध होते हैं। यहाँ पे आपको जो है धारा 2 है, अजमानतीय अपराध जो है वो आपको धारा 2 में मिलेगी। और आपको डेफिनेशन में इतना लिखना है कि भाई सीआरपीसी की धारा 2 में जमानती अपराध अजमानती अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस को परिभाषित किया गया है और गंभीर प्रकृति के अपराध को जो है अजमानती अपराध बताया गया है। जमानती अपराध को छोड़ करके बाकी सारे अपराध जो है अजमानती अपराध होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 7। इंक्वायरी या फिर जांच। देखिए किसी छोटे बच्चे से भी आप पूछेंगे कि इंक्वायरी क्या होता है, जांच क्या होता है, तो वो भी आपको जो है बता देगा। और जांच जो है वो सीआरपीसी में धारा 2G। देखिए किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सेक्शन जरूर बताएं, धारा जरूर बताएं, इससे जो है काफी फर्क पड़ेगा। तो देखिए इसमें लैंग्वेज देख लेते हैं, जांच इंक्वायरी की डेफिनेशन, यानी जो सेक्शन है यहाँ पे सीआरपीसी का 2G है उसमें जांच की परिभाषा दी गई है। यानी किसी मामले की जांच से हम समझ सकते हैं कि उस मामले की ऐसी प्रत्येक जांच जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा तथ्य की सत्यता, अंडरलाइन कीजिए, मजिस्ट्रेट द्वारा तथ्य की सत्यता का पता लगाने के लिए की जाती है और जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। यानी किसी मामले में जो है उस कोई तथ्य आता है, कोई साक्ष्य आता है, उसकी सत्यता का पता लगाने के लिए जो है मजिस्ट्रेट द्वारा जो है जांच करवाई जाती है। और ये जांच जो है वो मजिस्ट्रेट द्वारा ही करवाई जा सकती है, जांच को अन्वेषण नहीं मान सकते। यानी जांच जो है वो एक अलग कार्रवाई होती है और अन्वेषण जो है वो एक अलग होती है। जांच कभी भी अन्वेषण नहीं हो सकती और अन्वेषण कभी भी जांच नहीं हो सकती। ये तो है जांच के बारे में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है कि भाई अपराध क्या होता है, ऑफेंस क्या होता है। आईपीसी क्लास हमारी रेगुलर चल रही है, सेक्शन 106 तक हमने कर लिया है। और आईपीसी में हम आपको बता दें कि भाई जो अपराध है वो हमने अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसमें आप यूट्यूब पर सर्च मारिए कि भाई सेक्शन है 40 आईपीसी लॉ स्टडी बाय मनोज शर्मा। उसमें आपको जो है अपराध की परिभाषा जो है पूरी वहां पे देखने को मिलेगी, आप उससे अच्छी तरह समझ सकते हैं। यानी नॉर्मल रूप से हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई अपराध क्या होता है। वैसे आईपीसी में करवा चुके हैं, लेकिन एक बार देखिए कि ऐसा एक्ट या ऐसा ओमिशन जो किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है। यानी कोई एक्ट है या कोई लोप है या कोई कार्य है या कोई लोप है, वो किसी विधि द्वारा यानी आईपीसी द्वारा हो या फिर किसी भी लॉ द्वारा उसे दंडनीय बना दिया गया है, तो वो एक्ट जो है अपराध हुआ। यानी यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है कि भाई आत्महत्या अपराध नहीं है, यानी सुसाइड जो है वो उसे अपराध नहीं माना जा सकता, क्योंकि आईपीसी में ना ही इसे कहीं परिभाषित किया गया है। देखिए हमने सेक्शन 106 तक पढ़ लिया है, अभी भी जो है यहाँ तक 106 आईपीसी तक आपको कहीं भी देखने को मिला है क्या कि भाई आत्महत्या अपराध होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुसाइड जो है वो आत्महत्या जो है अपराध नहीं होता, क्योंकि इसे आईपीसी में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है और ना ही इसे जो है आईपीसी में दंडित बताया गया है या दंडनीय बताया गया है। ये तो था अपराध। देखिए आईपीसी में जो है अपराध को सेक्शन 40 में परिभाषित किया गया है। और यहाँ पे सीआरपीसी में जो अपराध है, ऑफेंस जो है, वो बात कर लेते हैं कि भाई कौन सी धारा में दिया गया है। देखिए सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता में अपराध की परिभाषा जो है वो 2N में दिया गया है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन 9 की बात कर लेते हैं, दंड न्यायालय के प्रकार। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है
LLB फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए दंड न्यायालय के प्रकार। कई बार एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है दंड न्यायालय के प्रकार के बारे में बताइए। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन आपको ये मिलता है कि भाई दंड न्यायालय के प्रकार बताइए, तो यहाँ पे आप जो है केवल इन दंड न्यायालयों के प्रकार के नाम लिखकर छोड़ सकते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना काफी है। देखिए इनके नाम देख लेते हैं। दंड न्यायालय जो है वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है सेशन न्यायालय, सेशन कोर्ट। सेकंड होता है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। थर्ड होता है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। और फोर्थ होता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। देखिए स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई सर जिला मजिस्ट्रेट और अपर जिला मजिस्ट्रेट जो है वो किसके अंडर में आएंगे, क्या उनको भी अलग पार्ट में बांटा गया है। देखिए जिला मजिस्ट्रेट और अपर मजिस्ट्रेट को अलग यहाँ पे नहीं बता सकते, वो कार्यपालक में मजिस्ट्रेट ही होते हैं, जिला मजिस्ट्रेट और अपर जिला मजिस्ट्रेट। जब आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि दंड न्यायालय प्रकार बताइए, तो यहाँ पे आप ये प्रकार बता करके छोड़ सकते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। देखिए आप यहाँ पे जो है इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी डाउट को जो है सॉल्व कर सकें। देखिए क्वेश्चन 10, लोक अभियोजक क्या होता है। लोक अभियोजक पीपी, आपने जो है डेली लाइफ में पीपी वर्ड जरूर सुना होगा। पीपी यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक। देखिए ये लोक अभियोजक क्या है, सीआरपीसी में इसको कहां पे डिफाइन किया गया है। तो देखिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 में आपको लोक अभियोजक की डेफिनेशन मिलेगी, यानी धारा 24 आपको लोक अभियोजक के बारे में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, पीपी के बारे में बताता है। देखिए पीपी क्या होता है। देखिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय हो, जिला न्यायालय हो या अन्य न्यायालय हो, अन्य न्यायालयों में अभियोजन के लिए या फिर अपील के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, जिसे पीपी कहा जाता है। यानी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इनके द्वारा जो है जिला न्यायालय हो, सेशन न्यायालय हो या फिर कोई भी कोर्ट हो, उसमें एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है किसी भी मामले के अभियोजन के लिए, अपील के लिए, तो उस व्यक्ति को जो है लोक अभियोजक बोला जाता है, पीपी बोला जाता है। समझ में आ गया पीपी क्या होता है। अभी तक शायद आपने नाम ही सुना होगा पीपी, नॉर्मली लैंग्वेज में आप ये जानते होंगे भाई पीपी जो है वो सरकारी वकील होता है। अब जो है परिभाषा आपने देख ली है, यानी धारा 24 जो है सीआरपीसी की, वो आपको पीपी वर्ड जो है उसके बारे में बताती है। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई सहायक लोक अभियोजक क्या होता है। एपीपी, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पीछे हमने पढ़ा है पीपी क्या होता है। अब बात आती है सहायक लोक अभियोजक एपीपी की। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो क्या होता है। देखिए राज्य सरकार द्वारा जो है प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में अभियोजन के लिए एपीपी को नियुक्त किया जाता है। यानी एपीपी को जो है वो केवल स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त कर सकती है, और लेकिन पीपी को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किसी मामले के अभियोजन के लिए मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में अभियोजन के लिए या फिर अपील के लिए जो है एपीपी नियुक्त किया जाता है, सहायक लोक अभियोजक जो है वो नियुक्त किया जाता है। ये होता है एपीपी, सहायक लोक अभियोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए हम इतना फास्ट चल रहे हैं क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि भाई क्वेश्चंस को आराम से समझ सके। टाइम टेबल आ चुका है, सीरियस हो जाए अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। शायद इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, अगर किसी छोटे बच्चे से आप पूछेंगे तो ये जरूर बता देगा एफआईआर क्या होती है, लेकिन फिर भी आप तो लॉ स्टूडेंट है, जरूर बता पाएंगे कि भाई एफआईआर क्या होता है। देखिए सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में आपको जो है एफआईआर की परिभाषा मिलेगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या होता है, देखिए किसी आप जो है एक एग्जाम्पल देखिए कि भाई किसी अपराध के कारित किए जाने पर उस घटना की सूचना किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दी जाती है। यानी बोल सकते हैं कि भाई किसी भी घटना की सूचना जो है तुरंत पुलिस अधिकारी को देना, और प्रथम सूचना जो वो होती है वो एफआईआर होती है। यानी कोई अपराध कारित हुआ है आपके आसपास, आप मान लीजिए कि आपके ही साथ कोई अपराध हुआ है, आप उसकी सूचना जो है वो पुलिस थाने में जाकर जो है पुलिस अधिकारी को देते हैं। आप रिपोर्ट लिखवाते हैं कि भाई ये हुआ मेरे साथ, तो जो है वो जो आपने जो रिपोर्ट लिखवाई है वो ही एफआईआर बोला जाता है, उसी को प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संस्वीकृति क्या होता है, कन्फेशन क्या होता है। संस्वीकृति, कन्फेशन। देखिए आपने कोई अपराध किया है, आप मजिस्ट्रेट के सामने ये बोलते हैं कि हाँ जी सर मैंने ये अपराध किया है, यानी आपने अपने अपराध को जो है स्वीकार कर लिया, तो यही संस्वीकृति है दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, कन्फेशन है। यानी डेफिनेशन देख लीजिए एक बार इसकी, कोई अभियुक्त स्वेच्छा से अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है तो वो संस्वीकृति है। यानी 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाएगा भाई संस्वीकृति क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि भाई कोई अभियुक्त स्वेच्छा से अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है तो वो संस्वीकृति है, कन्फेशन है। और ये कन्फेशन जो है मजिस्ट्रेट के सामने दी जाती है। यानी एग्जाम्पल दिया है हमने कि भाई आपने कोई अपराध किया है और उस अपराध को आपने मजिस्ट्रेट के सामने स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई हाँ मैंने ये अपराध किया है, तो यही जो है वो संस्वीकृति है, कन्फेशन है सीआरपीसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धारा 144 क्या होती है। देखिए इतना सारा लॉकडाउन में इतना समय व्यतीत कर चुके हैं, इतना समय बिता चुके हैं, अब भी आपको धारा 144 नहीं पता है तो क्या कर सकते हैं। चलिए समझ लीजिए क्या कर सकते हैं। धारा 144 क्या होती है, बलवे अथवा लीगल लैंग्वेज देखिए बैरेक्ट में एक बार। धारा 144 बलवे अथवा दंगे, अंडरलाइन कीजिए बलवे अथवा दंगे, ये 2 ऐसे वर्ड है जो आईपीसी में जो है हमें देखने को मिलेंगे। आईपीसी में बलवे और दंगे को अच्छे से परिभाषित किया गया है, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग धाराओं में जो है बलवे और दंगे को परिभाषित किया गया है। चलिए डेफिनेशन में आते हैं। बलवे अथवा दंगे के आशंकित खतरे के निवारण के लिए जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा सभी को जो है यानी सभी व्यक्तियों को जो है घर से बाहर निकलकर कार्य ना करने का आदेश दिया जाता है। यानी जिस जगह पे आप रह रहे हैं उसमें जो है कोई दंगा होने वाला है, यानी दंगे की आशंका है, तो वहां का मजिस्ट्रेट जो है जिला मजिस्ट्रेट हो या फिर उपखंड मजिस्ट्रेट हो, वो आदेश निकालता है कि भाई सभी जो लोग जो है वो अपने घर में रहे, घर से बाहर निकलकर कार्य नहीं करें। तो इसे हम नॉर्मली लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि भाई वहां पे धारा 144 लगी हुई है, यही धारा 144 है। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक दंड प्रक्रिया संहिता के साथ साथ आपको देखने को मिल रहा है कि भाई अपराधी परिवीक्षा व किशोर न्याय अधिनियम। यहाँ पे आपको अपराधी परिवीक्षा अधिनियम जो है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। देखिए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 जो है वो, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परिवीक्षा क्या होती है। देखिए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम जो एक्ट है वो स्टार्टिंग इसका फर्स्ट वर्ड ये मान लेते हैं परिवीक्षा क्या होता है। यानी
परिवीक्षा की डेफिनेशन जो है वो जो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 है उसकी धारा 4 में जो है परिवीक्षा को परिभाषित किया गया है। डेफिनेशन देखिए कि किसी अपराधी को सुधरने का अवसर प्रदान करने का उपाय ही परिवीक्षा है। अपराधी को सदाचार बनाए रखने के आश्वासन पर दंड से मुक्त किया जाता है। यानी कोई अपराधी है और वो सुधरना चाहता है, उसको सुधरने के लिए एक मान लेते हैं कि भाई एक अवसर प्रदान किया जाता है और वो अवसर ही जो है परिवीक्षा है। आपने सुना होगा कि भाई किसी अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ा गया है, यानी उसको अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में सुधार करने के लिए उसको छोड़ा गया है कि भाई अगर सुधार कर लेगा तो इसे पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, वरना इसको वापस पनिश किया जाएगा। अपराधी को सदाचार बनाए रखने के आश्वासन पर दंड से मुक्त किया जाता है। देखिए ये जो परिवीक्षा है ये मृत्युदंड और आजीवन कारावास के मामलों में जो है अपराधी जो है इनका लाभ नहीं उठा सकता। यानी किसी अपराधी को मृत्युदंड मिला हो या फिर आजीवन कारावास मिला हो तो वहां वो अपराधी जो है परिवीक्षा का लाभ नहीं उठा सकता, उसे जो है परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता में बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बात आती है कि भाई परिवीक्षा भी होगी, क्या होता है, परिवीक्षा पर कैसे छोड़ा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि भाई किसी अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है तो उसका ध्यान कौन रखता है, उसे परिवीक्षा अधिकारी बोला जाता है। यानी परिवीक्षा अधिकारी से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन आपके पास ये मिलेगा कि भाई परिवीक्षा अधिकारी से आप क्या समझते हैं। यानी आपको यहाँ पे लिखना होगा स्टार्टिंग में कि भाई अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 जो है उसकी जो धारा है, धारा 13 सेक्शन 13 जो है वो परिवीक्षा अधिकारी के बारे में बताती है। यानी परिवीक्षा पर छोड़े गए व्यक्तियों पर समय समय पर उनके आचरण व व्यवहार पर पर्यवेक्षण करता है और अपनी रिपोर्ट जो है देता है। यानी ये परिवीक्षा अधिकारी जो है वो परिवीक्षा पर छोड़े गए किसी अपराधी का ध्यान रखता है, उसके आचरण में कितना सुधार हुआ है उन सब का ध्यान रखता है और अपनी रिपोर्ट देता है। ये परिवीक्षा अधिकारी जो है, डाउट आता है कि सर परिवीक्षा अधिकारी जो है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए हर राज्य के हर मामले में जो है वहां की स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है परिवीक्षा अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। यह है परिवीक्षा अधिकारी। अब किशोर न्याय अधिनियम जो है, आपको पता है कि भाई किशोर न्याय अधिनियम 2015 है, उसमें क्वेश्चन दिया गया है कि भाई किशोर जो है वो क्या होता है। देखिए कोई भी एक्ट स्टार्ट करने से पहले उस एक्ट का स्टार्टिंग वर्ड ही सॉल्व करना चाहिए। यानी यहाँ पे किशोर न्याय अधिनियम जो है वो फर्स्ट वर्ड किशोर ही है। यानी आपको जब किशोर ही नहीं पता होगा तो एक्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं पता होगा। अब बात करते हैं कि भाई किशोर जो है वो क्या होता है, किशोर की परिभाषा जो है वो क्या होती है। यानी ये जो एक्ट है किशोर न्याय अधिनियम, इसकी धारा जो 212 जो है, धारा 212 में आपको किशोर की परिभाषा दी गई है। यानी जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। यानी कोई चाइल्ड है वो 18 वर्ष का नहीं हुआ है, यानी 18 वर्ष से कम उम्र का कोई चाइल्ड हो तो उसे जो है किशोर न्याय अधिनियम में धारा 212 में किशोर माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज एन चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन भी जो है आपको कई बार देखने को मिलता है। यानी कोई बालक जो है, कोई चाइल्ड जो है वो अपराध करता है और जिसने जिस तारीख में जो अपराध किया है वो 18 वर्ष का नहीं हुआ है, तो ये माना जाएगा भाई उस चाइल्ड ने जो है विधि का उल्लंघन किया है, लॉ का उल्लंघन किया गया है, माना जाएगा। अब यहाँ पे इस एक्ट में बीच में एक वर्ड आता है कि भाई श्रमजीवी बालक क्या होता है। देखिए ये देखने में इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन काफी बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाई श्रमजीवी बालक जो है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करें कि जो भीख मांगते हुए पाया जाता है या जो आवारा बालक हो जिसके पास रहने का निश्चित या स्थायी निवास ना हो, श्रमजीवी बालक कहा जाता है। आपने कई बार देखा होगा सड़क पर कोई बच्चे जो है वो भीख मांगते हैं, यानी उनके पास कोई रहने का निवास स्थान नहीं है, स्थायी निवास स्थान नहीं है कि भाई वो वहां पर जाकर रह सकते हैं, वो किसी भी जगह पर रह सकते हैं। यानी जो भीख मांगते यानी जो बच्चे भीख मांगते हैं और उनके पास रहने का कोई निवास स्थान, स्थायी निवास स्थान नहीं रहता, तो वो जो है श्रमजीवी बालक कहलाते हैं।
चलिए आज हमने कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं, लगभग 25 या 26 के आसपास क्वेश्चन हमने किए हैं। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में जो है हमने जितना बताया है उतना आप कर लेंगे तो आपके 2 नंबर जो है वो कोई नहीं रोक सकता, आपको 2 नंबर जो है वो जरूर मिलेंगे। चलिए अब जो नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा क्रैश कोर्स से ही होगा और आईपीसी की क्लास जो है वो हमारी रेगुलर चलती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट दंड प्रक्रिया संहिता क्रैश कोर्स में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।